as we have few items in Good morning, sir. discussion today. So first we'll try to cover left our topic of electromagnetic wave, and then we'll move to the left our presentation for group 2. So last time we were talking about reflection and transmission coefficient, and that we started with the normal incidence. Faster. So we discussed that how we can write all the three wave component: incident, transmitted, and reflected into one, right? And discussed or defined various aspects. Medium 1, medium 2 की properties क्या है, and then how we can write the field equation for electric and magnetic field both. उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस यूज की थी. ये हमारी कॉमन रहेगी whether we use at oblique incident or normal incidence. This is coming from the continuity requirement that field should be continuous. या आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाना. That energy should be conserved as we move from one medium to another. So in that process, we wrote what will be the electric field parallel and perpendicular component and magnetic field parallel and perpendicular component. तो perpendicular component तो जीरो है हमारा. इलेक्ट्रिक फील्ड component हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो हमने लिखे. सो उनका यूज करके हमने दो इक्वेशन ट्राई की थी. these two. One, we have the incident and reflected amplitude sum up to give transmitted one. And in another case, we have sort of subtraction of the two component and it is related with the transmitted component in different way. So अगर हमें reflection and transmission amplitude निकालना है, so how can we define? रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड क्या होगा कि जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है उसका कितना पार्ट्स रिफ्लेक्ट होता है. सो यहाँ पे इंसिडेंट E0 आई है, रिफ्लेक्टेड E0 आ रहा है. तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो वो रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड होगा. ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड क्या होगा? रेशियो ऑफ E0T एंड E0I. तो उससे पहले हम इन दो इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं. यहाँ से ये जो इक्वेशन है हमारी, दिस वन इक्वेशन 1 लिख लीजिए एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो एक बार तो आप क्या करो कि दोनों को ऐड कर दो. तो ये जो E0 आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल रीच अप टू दिस आइडेंटिटी जिसमें ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड जो है वो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड. अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ट्रांसमिटेड को हम सब कैंसिल आउट कर सकते हैं. उसके लिए थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें. बट अगर हम इसी स्टेप को देखें तो ये बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके जस्ट इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में राइट डाउन किया. जो बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने डिफाइन की थी, दिस इज रेशियो टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. जो दो मीडियम हमारे उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है. सो फ्रॉम हियर इट इज ऑब्वियस कि जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम. जो हम पढ़ते भी हैं कि कितनी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है. सो सिमिलरली आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, नॉट सिंपल सब्ट्रैक्शन बट कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि हमें ये ट्रांसमिटेड कंपोनेंट को कैंसिल आउट करना है. दैट यू कैन डू बाय डूइंग सम मैनिपुलेशन एंड व्हाट यू विल गेट कि वी हैव a relation. Just let me getting some of the students who are getting outside.
So we managed to get relation between transmitted coefficient and transmission amplitude and incident amplitude, and second we managed to get relation between reflected amplitude and incident amplitude. तो यहाँ से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं ना, यहाँ से ऑब्वियस सा चीज़ है कि कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इनका रेशियो लेके। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है, अगर हम इंटेंसिटी की टर्म में बात करें, दैट इज गिवन बाय रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फील्ड। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, रेशियो ऑफ द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी एंड टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी, कि इंसिडेंट इंटेंसिटी का कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना ट्रांसमिट हो रहा है, उनका यूज करके हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो पीछे जो हमने स्लाइड में निकाला था वो क्या था, हमने फील्ड वैल्यू निकाली है या एम्पलीट्यूड निकाला। तो एम्पलीट्यूड का यूज करके इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, राइट। एंड उसके लिए रिलेशन हमें पता है, थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव भी किया था लास्ट लेक्चर में, कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के साथ कैसे रिलेटेड है। You recall that this intensity depends on the amplitude by this relation with amplitude square. We have epsilon naught and velocity as extra parameter. इनको कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली वेरी करेगा स्क्वायर के साथ, बट वी हैव सम डिपेंडेंस ऑन परमेबिलिटी एंड द velocity in the that medium as well. तो ये यूज करके आप रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी राइट डाउन कर सकते हैं। पीछे हमने रिलेशन तो निकाला ही हुआ, उनका यूज करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इसमें हमारा रेशियो क्या है, आई आर और आई आई का। रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है और इंसिडेंट इंटेंसिटी है, दोनों ही कंपोनेंट सेम मीडियम में है, तो ये जो पैरामीटर है ना एप्सिलॉन एंड वी, ये तो सेम रहेगा क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ अभी, तो ये तो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। वी लेफ्ट ओनली विथ द E0R बाय E0I, सिंपल ये रिलेशन बना। तो इनकी वैल्यू आप पीछे से निकाल सकते हो, पीछे हमने कैलकुलेट किया था। ये जो रिलेशन है इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, E0R E0I के साथ रिलेटेड है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, E0I को, यू विल गेट द E0R बाय E0I इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, तो वो हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे। एंड व्हाट वी गेट, हमें ये फॉर्मुलेशन मिलेगा। That reflection coefficient depends only on the refractive indices of the two medium and relative value actually. Absolute value का कोई रोल नहीं है, दोनों मीडियम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बोथ फैक्टर्स आर कमिंग इनटू पिक्चर। सिमिलरली हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो ट्रांसमिटेड रे है वो सेकेंड मीडियम में है और इंसिडेंट रे है वो फर्स्ट मीडियम में। तो ये जो फैक्टर हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए कैंसिल आउट किया था वो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो सकता। So we'll have to write epsilon 2 V2 epsilon 1 V1 and then E0T and E0I पीछे निकाला था हमने रिलेशन, वो यूज करेंगे। तो what we'll get this identity। अगेन आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सो दोनों ही वैल्यू, वेदर इट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, it depends only on the relative value of the amplitude for normal incidence। ओके, तो यहाँ से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूव कर सकते हो, जो हमारा बाउंड्री कंडीशन से चला आ रहा है। जो बाउंड्री कंडीशन का बेसिक क्या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, ये कह सकते हो आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए। अब एनर्जी किस फॉर्मुलेशन में वो वेरी कर रहा है, कि यहाँ पे हमारी फील्ड की टर्म में एनर्जी आती है, दैट इज डिफरेंट। सो अगर एनर्जी कंजर्व रहनी है तो जितनी भी टोटल लाइट फॉल करेगी उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। So it means this reflection coefficient and transmission coefficient must add up to give 1। तो आपके पास ये दो फॉर्मुलेशन, आप इनको ऐड करके देख लो, 1 ही मिलेगा। ओके, तो दिस वाज अबाउट नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आपको एक तरह से आइडिया लग गया कि अगर हमें
रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन वेव के बिहेवियर को समझना है तो 2 स्टेप है हमारे मेन स्टेप जो है। 1 कि हमें वेव इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए कि जो इंसिडेंट है उसके लिए वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्टेड के लिए कैसे लिखेंगे एंड ट्रांसमिटेड के लिए कैसे लिखेंगे। और दूसरा पार्ट बाउंड्री कंडीशन का है कि बाउंड्री कंडीशन क्या क्या है, फिर हमें उसका यूज करके इक्वेशन ऑब्टेन करना। उनको हम सिंप्लीफाई किया। अगर आप कंप्लीट देखें पीछे, हमने बाउंड्री कंडीशन यूज किया और सिर्फ जो इक्वेशन आई उनको यूटिलाइज किया, उसके अलावा नया कुछ नहीं किया। उनका यूज करके हमने जो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है वो हम ड्राइव कर पा रहे हैं। ओके, तो अगर हमारी ये अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो जाती है नॉर्मल इंसिडेंस के बेस में, जो रिलेटिवली सिंपल सिनेरियो है, तो हम ओब्लिक इंसिडेंट पे मूव कर सकते हैं। अगर किसी का क्विक क्वेश्चन हो, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा पीछे वाले इस नॉर्मल इंसिडेंस के केस से। ओके, आई अज्यूम आप समझ पा रहे हो। अगर जो साइलेंट अदरवाइज है तो आई कांट डू एनीथिंग। ओब्लिक इंसिडेंस की बात करते हैं हम। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाए। ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है हमारे पास, दैट वी हैव इंसिडेंट रे which is not falling normally but is falling at some angle which is say theta I। तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा से एंगल थीटा आर, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा थीटा टी। जो के आई, के आर, के टी ये जो है प्रोपोगेशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही था ना, तो कोई इश्यू नहीं था, हमने के लिख लिया, काम चल गया। बट अब वो कुछ एंगल पे है तो इसका मतलब उसके पास एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। So therefore we have to consider complete propagation vector. So xi is for incident wave, sorry ki, kr for reflected wave and kt for transmitted wave. ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे अभी तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का कोई यूज नहीं किया। हम एक रैंडम एजम्पशन ले लेंगे, थीटा आई पे इंसिडेंट हुआ, थीटा आर पे वो रिफ्लेक्ट होगा, थीटा टी पे ट्रांसमिट कर। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे बेसिक लॉज हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस है, वेव इक्वेशन है, उनका यूज करके हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें फील्ड लिखना है। बाकी सिनेरियो सेम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का μ1 है, सॉरी n1 है, μ1 एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी परमेबिलिटी है। ओके, सिमिलरली हम मीडियम 2 के लिए डिफाइन करेंगे, तो ऑल थिंग्स आर सेम। और जो इंटरफेस है वो हमारा Z0 पे है। ये सिचुएशन भी हमारी सेम, इनमें कोई चेंज नहीं। सिर्फ चेंज कहाँ पे आया है कि अब ओब्लिक इंसिडेंस है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट का, उसकी वजह से एक हमारे वेक्टर चेंज हो गए, प्रोपोगेशन वेक्टर। दूसरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन है वो हमें नॉन जीरो वैल्यू लिखना है, 90 से डिफरेंट लिखना है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम इंसिडेंट फील्ड लिखना है। अगर ओब्लिक इंसिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फिर जो पहले मैंने सजेशन दिया था वही अब है कि एटलीस्ट आप फील्ड इक्वेशन तो लिख पाओ। अगर वो भी लिख पाते हो दैट इज ए गुड स्टेप। सो इंसिडेंट फील्ड हम सेम लाइन पे कैसे लिखेंगे, आई ई आई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड हो गया, सॉरी फील्ड वैल्यू होगी, दिस इज द एम्पलीट्यूड E0 आई वेक्टर। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ के आई एंड आर पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, ये ऑब्वियस सी चीज है। पहले के जेड आ रहा था हमारा, अब क्योंकि के आई के भी 3 कंपोनेंट होंगे और आर जो पोजीशन वेक्टर है उसके भी 3 होंगे, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, कोई भी रैंडम डायरेक्शन चलेगा। ओमेगा टी ऐसा रहेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हम स्टिल मोनोक्रोमेटिक वेव लिख के चल रहे हैं। तो मेन चेंज कहाँ पे आया, सिर्फ यहाँ पे चेंज आया। पहले यहाँ पे के जेड था, अब कंप्लीट कंसिडरेशन के लिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट की सेंस में लिखते हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना है इंसिडेंट के लिए तो फॉर्मुलेशन सेम है कि जो पहले हम जेड हैट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, अब हम जेड हैट नहीं ले सकते क्योंकि वो जेड एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, सिर्फ हमें कंप्लीट के वेक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर के वेक्टर क्या है, के आई, तो हमने उसकी डायरेक्शन ले ली के आई हैट।
ओके, तो अगर आप ये कंसिडर करते हैं सो वी कैन मेक यूज ऑफ इट। तो इसकी बाद में बात करें, क्योंकि इसमें हर स्टेप आप सोल्व नहीं कर सकते, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो विल ट्राई टू पिक ओनली द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर चेंज आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ कहाँ पे चेंज हुआ है। एक ये चेंज हुआ है हमारा, के जेड की जगह डॉट प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे जेड की जगह प्रोपोगेशन वेक्टर आ जाता है। रिफ्लेक्टेड फील्ड अगर लिखना है, इट विल बी रिटन एज ई आर, ई नोट आर, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया रिफ्लेक्टेड। एक्सपोनेंट जो है वो जेड, के जेड की जगह क्या लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ के आर, आर वेक्टर, ऊपर वाले की तरह ही लिखा है, वो कुछ नहीं। यहाँ पे हम प्रोपोगेशन वेक्टर के आर ले रहे हैं, ऊपर हमने के आई लिया, क्योंकि डायरेक्शन उसकी डिफरेंट हो सकती है ना, तो हम सेम के साथ नहीं चल सकते। लेकिन पहले हमने नेगेटिव साइन लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। अब हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? एनीवे, अगर ध्यान हो तो लास्ट सिनेरियो में जब नॉर्मल इंसिडेंट लिया था तो वहां पर नेगेटिव साइन था पिक्चर, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों नहीं है? नेगेटिव साइन आएगा इसमें, बट दैट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन दिस डॉट प्रोडक्ट। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो नेगेटिव या अपोजिट वाला बिहेवियर होगा वो इस डॉट प्रोडक्ट में कंसिडर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम उसको इग्नोर करें, दैट इज कंसिडर। वहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ही है एग्जैक्टली, तो हमने 180 डिग्री यानी -1 ले लिया। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि ये 180 है, 180 तो है नहीं, ये कुछ और एंगल है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने का इफेक्ट हमारा इस डॉट प्रोडक्ट में कंसीडर हो जाए। सेम वे से आप मैग्नेटिक फील्ड का लिख सकते हो, जो ऊपर नोटेशन लिखी थी वही लिख रहे हैं यहाँ पे भी। अभी सोल्व नहीं करें, जैसे जैसे जरूरत बनेगी तब सोल्व करेंगे इनको, अभी सिर्फ हम फील्ड इक्वेशन लिख रहे हैं। सेम वे से ट्रांसमिटेड के लिए अगेन चेंज क्या हुआ, के टी आर इनका डॉट प्रोडक्ट है और ये फील्ड एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम लाइन पे चल रहा है। सेम वे से हम V2 का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बाकी चीज़ें सारी सेम है। अगर आप कंपेयर करो तो नॉर्मल इंसिडेंस के कंपैरिजन यहाँ पे इजी है। हर एक केस में क्या हुआ है, अगर आपने इंसिडेंट का लिख लिया तो आई की जगह आ रहा है मोस्टली, इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड जाते वक्त यही चेंज है, रिफ्लेक्टेड से ट्रांसमिटेड जाते वक्त भी यही चेंज है, बस एक एक्स्ट्रा चेंज क्या आया कि V1 की जगह V2। तो ओब्लिक इंसिडेंस के लिए इनिशियल वेव इक्वेशन लिखना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। ओके, फ्रीक्वेंसी का तो ऑब्वियस है, डिपेंड नहीं करती, तो उसके बेस पे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है प्रोपोगेशन वेक्टर या जो एम्पलीट्यूड है उसका वेव नंबर कह लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ वेव नंबर एंड वेलोसिटी, ये सारे सब्सक्रिप्ट में आएंगे। सॉरी, ये जो आई है ये भी सब्सक्रिप्ट में है, आर भी सब्सक्रिप्ट में है और टी भी सब्सक्रिप्ट में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 और 2 में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ के आई V1, के आर V1, के टी V2 आर सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा दैट के आई तो के आर के इक्वल ही है, वो सेम आएंगे, बट दीज आर रिलेटेड विद के टी इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो ट्रांसमिटेड वेव्स के लिए प्रोपोगेशन नंबर या वेव नंबर होगा दैट विल नॉट बी सेम एज ऑफ के आई एंड के आर, वो डिफरेंट रहेगा। तो इस आइडेंटिटी का हम आगे यूज़ करेंगे। और आ कहाँ से रही है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द वेव। ओके, तो ये रिलेशन याद रखना जब बाद में यूज़ करेंगे, तो इसके लिए ब्लाइंड नहीं होना अपने। उसके बाद बाउंड्री कंडीशन सेम है जो पीछे लिखी थी, है ना, चारों सेम, बट अब इनको सोल्व करना थोड़ा सा टाइम लेगा, हम सिर्फ मेन पॉइंट पिक करते हैं।
अब ये ध्यान रखो कि जो बाउंड्री कंडीशन की जेनरिक फॉर्मुलेशन होगी वो क्या बनेगी, दिस वन। कैसे आर्ग्यू कर सकते, कोई भी इक्वेशन पिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हमें फील्ड वैल्यूज पता है पीछे से, अगर आप नोट डाउन करो तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म तो आएगी ना, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। इंसिडेंट के लिए भी आएगी, रिफ्लेक्टेड के लिए भी आएगी और ट्रांसमिटेड के लिए भी आएगी, तीनों के लिए आना है। और ये एक्सपोनेंशियल टर्म हम कैंसिल आउट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यूज डिफरेंट है, के आर के टी एंड पोजीशन वेक्टर, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा, बट जो फॉर्मुलेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आप कोई सी भी इक्वेशन पिक कर लो, ये एक्स वाई जेड एक बार भूल जाओ, यानी कुछ उनके साथ टर्म आएगी, एक्स भी कुछ हो सकता है, वाई कुछ और नंबर हो सकता है, जेड कुछ और टर्म हो सकती है, बट जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी वो हमारी यही रहेगी। इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ जो इंसिडेंट रे के लिए है उसके साथ कुछ फैक्टर आएगा पिक्चर में, जो रिफ्लेक्टेड टर्म का एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके साथ भी कुछ फैक्टर आएगा, और सेम वे से ट्रांसमिटेड के लिए जो टर्म है उसके साथ भी कुछ फैक्टर आ जाएगा, बट ये एक्सपोनेंशियल टर्म जरूर रहेगा। तो हम एक बार सिर्फ इसी आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं, हम इस पे फोकस नहीं करते कि एक्स वाई और जेड क्या है। ओके, तो समझना आसान हो जाएगा, पहले ही एक्स वाई जेड निकालने पे एनर्जी लगाएं कोई फायदा नहीं, जबकि हमें यहीं से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल जाता है अगर हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल रिलेशन ही यूज करें। तो अगर एक्सपोनेंशियल ये आइडेंटिटी होल्ड करनी है तो ये होल्ड कब करेगी एनीवन? कोई भी बाउंड्री कंडीशन पिक कर लो, ये इस तरह की आइडेंटिटी जरूर बनेगी। और अगर ये आइडेंटिटी होल्ड करनी है तो ये किस पॉइंट पर होल्ड करेगी? जो जेड जीरो है, जिस इंटरफेस पे इनको होल्ड करवा रहे हैं हम इक्वेशन को, तो कोई भी पॉइंट पिक कर ले वहां होल्ड करनी चाहिए ना, कहीं भी पॉइंट पिक कर लो मैं इस इंटरफेस पे, ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइंट पे होल्ड करे कुछ पॉइंट पे होल्ड ना करे, वो तो कोई सेंस नहीं बनती। और वो पॉसिबल कब है? जब ये एक्सपोनेंट हमारे सेम है, तभी पॉसिबल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म है, कॉम्प्लेक्स टर्म को कैंसिल आउट करना है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कंपेयर करते हो ना। तो यहाँ पर अगर जब तक ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करेगी आइडेंटिटी, तब तक आप ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। सो मेन पॉइंट इसमें क्या है कि दिस कंडीशन या ये जो भी जेनेरिक कंडीशन बन रही है, दिस हैज़ टू बी सेटिस्फाइड एट ऑल पॉइंट्स। जो भी हम बात कर रहे थे कि कोई भी पॉइंट ले उस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए और सभी टाइम पे, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड कर लिया 10 सेकंड के बाद सेटिस्फाई नहीं कर रही, वो तो पॉसिबल नहीं है या सेंसिबल नहीं है ये कह लीजिए। सो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, ताकि हम उनको कैंसिल आउट कर सकें। अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? अलग अलग इफेक्ट आएगा, अलग पोजीशन पे अलग इफेक्ट आएगा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर आप इनको इक्वल रखोगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद द that the dot product of these wave number with the position vector must be same. That dot product of incident wave vector with position vector, reflected wave vector with position vector and transmitted wave vector with the position vector, ये सेम होना चाहिए, तभी ये हमारी आइडेंटिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ओके, अगर ये लॉजिक हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना है आपने, डॉट प्रोडक्ट सोल्व कर सकते हैं ना। आर वेक्टर आपको पता है क्या लिख सकते हो? एक्स यूनिट वेक्टर, एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, वाई वाई यूनिट वेक्टर, जेड जेड यूनिट वेक्टर। यानी आर वेक्टर, आर पोजीशन मान लीजिए ऐसी है जिसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, तो आप उसको कैसे लिखोगे? एक्स आई यूनिट वेक्टर, वाई जे यूनिट वेक्टर एंड जेड के यूनिट वेक्टर, जो भी नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। और जो के आई वेक्टर है या के आर वेक्टर है, के टी वेक्टर है, इनको भी हमने कंपोनेंट की टर्म में लिख लिया। जैसे के आई वेक्टर, इसको मैंने क्या लिखा? के आई एक्स कंपोनेंट, के आई वाई कंपोनेंट, के आई जे कंपोनेंट। जे कंपोनेंट लिखा नहीं, उसकी बात करेंगे क्यों नहीं लिखा। सिमिलरली आर वेक्टर को किन की टर्म में लिखोगे? के आर एक्स कंपोनेंट, के आर वाई कंपोनेंट एंड के आर जे कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट हमने डिफाइन कर लिए। सिमिलरली ट्रांसमिटेड वेव नंबर के लिए भी कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे तो वो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे जेड कंपोनेंट क्यों नहीं आया? एनीवन? जेड कंपोनेंट कहाँ गया? अगर बच्चे ये आंसर भी नहीं दे पा रहे तो यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल, बिलीव। चाहे आप कितनी भी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर लेना, अगर इतना सिंपल सा आंसर भी आप नहीं दे पा रहे फिर मुश्किल है बच्चे आपके लिए। एनीवे, क्योंकि हमने जेड 0 लिया, इंटरफेस पे है कंडीशन, तो अगर जेड कंपोनेंट लिखोगे भी तो क्या आएगा? जेड इंटू के आई, जेड कंपोनेंट है ना, तो जेड तो 0 है, तो इसका मतलब ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के लिए तो ये आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, वही आइडेंटिटी कंटिन्यू कर रहे भी हैं जो बनी थी कि सम ऑफ x and y component should be same for incident and reflected component। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है, पहले वाला आर्ग्यूमेंट ही चलेगा, सभी x और y पे वैलिड होना चाहिए, इंडिविजुअल पॉइंट पे होल्ड नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ कुछ पॉइंट पे होल्ड करे, कुछ पॉइंट पे होल्ड ना करे। और वो तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल कंपोनेंट हमारे इक्वल हो, कि ये कंपोनेंट इक्वल हो, y कंपोनेंट के साथ इक्वल हो, तभी पॉसिबल। सो व्हाट वी कैन राइट कि अगर मान लीजिए मैं x0 ले लेता हूँ, क्योंकि x0 पे भी तो होल्ड करना है ना इसको, तो मैंने x0 लिया तब क्या होगा, ये वाली टर्म तो सारी चली जाएगी। हमारी आइडेंटिटी क्या बनी? दैट y component of incident, reflected and transmitted wave number must be same। सिमिलरली आप y के लिए आर्ग्यूमेंट बना सकते हो कि मैंने y0 ले लिया, y0 लोगे तो ये जो y कंपोनेंट है ये 0 हो जाएंगे सारे। What we'll get that x component of incident, reflected and transmitted must be same, and we'll get these two cases। ओके, तो इनके बेस पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x और y के जो कंपोनेंट है वो सेम है। z तो वैसे ही सेम है, 0 की बात कर रहे हैं हम, और x और y कंपोनेंट भी सेम है, तो इनका मतलब जो प्लेन है उनका वो सेम है, वो चीजें सेम प्लेन के अंदर है ना। सेम प्लेन का मतलब क्या होगा, x और y सेम हो तभी होगा। तो यहाँ से क्या चीज क्लियर होती है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स आर इन सेम प्लेन, जो हमारे वन ऑफ द स्टेटमेंट होती है लॉ ऑफ ऑप्टिक्स लॉ में, है ना, फर्स्ट लॉ जो होता है हमारा। नेक्स्ट लॉ निकालने के लिए आप इनको यूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की है, ये वाली इक्वेशन यूज की है, दूसरी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने इसका यूज किया ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से हम पहुंच जाए वहाँ पे। तो ये क्या रहा है कि जो कि आई आर और ट्रांसमिटेड कंपोनेंट है उनके एक्स कंपोनेंट सेम है, तो आप इनके एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए। जैसे के आई वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इट विल बी अलोंग दिस वन, राइट। तो दिस विल बी के आई साइन थीटा आई। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट इसके क्रॉस होगा, निकालेंगे तो क्या आएगा, के आर साइन थीटा आर। सिमिलरली ट्रांसमिटेड का एक्स कंपोनेंट निकालो, इसके अलोंग होगा, दैट विल बी के टी साइन थीटा, है ना। तो ये इक्वेशन का यूज करके मैंने ये आइडेंटिटी कन्वर्ट कर ली। तो इस आइडेंटिटी को कन्वर्ट करने पे मुझे क्या मिला, ये आइडेंटिटी पीछे डिफाइन की थी ना, अगर आप रिकॉल करो तो थोड़ी स्लाइड पीछे ही थी। तो इसका यूज करके वी कैन मेक बेनिफिट ऑफ दिस। एक चीज तो देखो, ये के आई है वो के आर के इक्वल है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ये आइडेंटिटी कंसीडर करें, सिर्फ पहले दो टर्म कंसीडर करें, तो क्या होगा, के आई के आर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। ये जो रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो इंसिडेंट के इक्वल ही आएगा, दैट विल गिव अस थीटा आई बाय थीटा आर।
नेक्स्ट टू आइडेंटिटी कंसीडर करें तब क्या होगा, के आर और के टी के बीच में कुछ रिलेशन है, तो ये रिलेशन यूज अगर हम करें, सो वी कैन गेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन that sin theta t by sin theta r will be n1 by n2, जो स्नेल्स लॉ है, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो अगर हम ये समझ पा रहे हैं तो इट शुड बी अप्रिशिएटेबल कि बिल्कुल बेसिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक का या मैक्सवेल की इक्वेशन के उनके बेस पे ये जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं एलिमेंट्री क्लासेस में, वहाँ से अचीव होते हैं। ये कोई वो नहीं है कि हाँ किसी के दिमाग में आया और उसने बोल दिया कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा नहीं। These are coming from basic theory, okay, that which we are trying to understand. Any question till now? ओके, तो अब हमारा मैसेज क्या निकला कि जो जेनरिक कंडीशंस थी उनका यूज करके हमें एटलीस्ट बेसिक लॉज तो मिल गए, कोई इशू नहीं। अब थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपोनेंट हमारे सेम थे तो इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो वी लेफ्ट विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन कि जैसे जो बाउंड्री कंडीशन थी वो आपके पास होनी चाहिए, बार बार मैं जा नहीं सकता उधर, तो यू मस्ट नो कि हम किन बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। और ये एक्सपोनेंट सेम है तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी। इन बाउंड्री कंडीशन का यूज करके वी आर ट्राइंग टू राइट सम न्यू इक्वेशंस, जैसे हमने नॉर्मल इंसिडेंट के केस में किया था। वी आर डूइंग सिमिलर स्टफ हियर। तो जब आप नॉर्मल कंपोनेंट की टर्म में इक्वेशन लिखोगे तो हमने क्या किया कि इंसिडेंट फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लिख लिया। ये जेड लिख रहे हैं ना सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है कि जेड के अलोंग, जेड के अलोंग होने का मतलब हम जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं। तो सम ऑफ आई एंड आर कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस वो हमने लिया। सिमिलरली ट्रांसमिटेड के अलोंग लिया, सॉरी ट्रांसमिटेड कंपोनेंट लिखा। सेम वे से मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं एंड जो बाकी दो इक्वेशन थी उनका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो इसमें चेंज हो जाएगी। तो जो नॉर्मल कंपोनेंट वाली है उनके लिए सबस्क्रिप्ट में जेड है नॉर्मल कंपोनेंट के लिए, और जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में कंपोनेंट है या पैरेलल कंपोनेंट है उसके लिए हमने लिखा है एक्स वाई कंपोनेंट सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा ना। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक्स के लिए होगा या वाई के लिए होगा, कोई भी आइडेंटिटी बन सकती है। सो वी रोट कि उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट। तो ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी, इनको हमने सिर्फ कन्वर्ट किया, बट अब इनकी वैल्यू निकालनी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए डिपेंड करता है कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है। जो फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, अगर आपको ध्यान हो पोलराइजेशन वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है ना, मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है अगर अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट लेंगे तो सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फील्ड हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो जेड एक्स वाई कंपोनेंट है ये फ्लक्चुएट करते रहेंगे, वी कैन नॉट गेट एनी मैसेज। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड मेक सम स्पेशल केसेस। सो पहला स्पेशल केस हम क्या लेंगे, दैट विल बी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग विद इन प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये एक्स वाई होना चाहिए एक्स। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में नॉट इंटरफेस, दिस इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस, तो एक्स जेड ही बनेगा। सो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। ये दूसरी कंसिडरेशन हम कर सकते हैं कि जो ऑसिलेशन हो रही है फील्ड की वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। अगर आपको ध्यान हो, हमने ब्रेवस्टर्स लॉ में ये चीज़ डिस्कस की थी, दोनों सिनेरियो डिस्कस किए थे हमने। तो हम सेम वे से यहाँ पर स्पेशल केस ले, जनरलाइज सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, बट दैट विल बी ए टोटली यू कैन से, जैसे होता है ना कि अगर इंटरफेरेंस पैटर्न फ्लक्चुएट करता रहे तो हमें जनरल इल्यूमिनेशन मिलती है। तो यहाँ पर भी यही है कि जो
रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है वो फील्ड एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर वो डायरेक्शन बदलती रहेगी तो हम एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल लाइट मिलेगी, हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं स्पेशल केस लेके चल रहा हूँ। हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे हमें एक ब्रेवेस्टर्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सेम वे से आप नॉर्मल इंसिडेंस का कर सकते हो, जरूरत नहीं है उसकी। इफ यू वांट यू कैन डू दैट, वो आपका सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट में है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंट में ऑसिलेट करता है तब क्या होगा। सिचुएशन ये है, वी हैव सारी चीज सेम है, सिर्फ हमने अब फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया साथ में। ये तो है ही कि इसको परपेंडिकुलर होना है, तो आप सिर्फ ये देख लो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रखी है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर। सेम वे से रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रख दी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगी। सो सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। तो अब हम फील्ड के ऊपर आ गए, तो इसलिए जो पिक्चर है ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो मैंने ये नहीं अज्यूम कर सकता कि आपको इमीडिएटली समझ आ रही है। अगर आप कहते हो कि हाँ समझ आ गया तो आप झूठ बोल रहे हो। यू विल नीड टाइम, जो आपको स्पेसिफिकली क्लास के बाद मिलेगा। अगर आप बाद में करोगे तो मुझे लगता है कि मिस कर जाओगे इस चीज़ को। तो बेस्ट यही रहेगा कि इमीडिएटली ट्राई जरूर करना इसको समझने का कि कंपोनेंट कैसे बना रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन क्या है, ये जो सरफेस है ना हमारी, जो भी आपकी स्क्रीन की सरफेस है वो हमारी एक्स जेड प्लेन है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस, तो जो प्लेन बना अपनी स्क्रीन का वो एक्स जेड है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, ये आपकी तरफ भी आ सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है, यही दो चीज। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रीन के भी परपेंडिकुलर होगा और जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर। गुड, तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं इनको वन बाय वन सोल्व करने की। पहले ये इक्वेशन थी, तो यहाँ में हमें क्या करना है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, इनका कंपोनेंट निकालना है जेड एक्सिस के अलोंग। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल वगैरह बनाने पड़ेंगे। जैसे ये EI जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप एक कंप्लीट ट्रायंगल बना सकते हो। तो ये अगर थीटा आई है तो उसके बेस पे आप इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो कि इसके अक्रॉस कितना है कंपोनेंट आएगा। तो इस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। एप्सिलॉन 1 तो ठीक है, जो E0i है इट विल कम आउट टू बी E0i sin थीटा आई। वी आर टेकिंग जेड कंपोनेंट, यानी इसके अक्रॉस कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली आप रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के लिए लिख सकते हैं। तो इस स्टेप को आपने सोल्व करना। ओके, सेम इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो पीछे वाली कंसीडरेशन के साथ। क्या क्या कंसीडरेशन थी कि थीटा आई और थीटा आर सेम होंगे, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और थीटा आई और थीटा टी के बीच में भी रिलेशन था, वो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो उनका यूज करके हम ये चीज लिख सकते हैं, बट स्टिल गिव इट ए ट्राई। 2 या 3 स्टेप हैं बीच के अंदर। तो यहाँ पर बीटा आपको अगर रिकॉल करना है, दिस इज रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो हम यूज कर। फिर इसका आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली कंडीशन लिखनी है, सॉरी प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाली। तो उसके लिए हमें एक्स और वाई कंपोनेंट, यानी जो इंटरफेस है हमारा, इसके अंदर फील्ड का क्या कंपोनेंट होगा वो राइट डाउन कर। ओके, सो इफ यू डू दैट व्हाट विल गेट, विल गेट इन टर्म ऑफ कोसाइन। ऑब्वियस सी बात है ना, एक साइन का दूसरा कोसाइन आएगा। तो इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। थीटा आई थीटा आर तो सेम है, और थीटा आई थीटा टी में अलग रिलेशन, वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको हमने एक नई टर्म में लिख लिया। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक एडिशनल टर्म लेके आ रहे हैं, अल्फा। अल्फा क्या चाहिए, अल्फा इज रेशियो ऑफ कोसाइन थीटा टी एंड कोसाइन थीटा आई। हम कन्वर्ट भी कर सकते थे,
वो भी पॉसिबल है। ऊपर वाली जो स्नेल्स लॉ वाली कंडीशन थी वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो हम लास्ट के लिए रख लेते हैं। अभी हमने सिर्फ इसको अल्फा बोल दिया कि ये अल्फा है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई ना। हमने सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट पिक किया, एक जगह हमने इंटरफेस में कंपोनेंट निकाला, एक हमने परपेंडिकुलर निकाला। तो ये भी आप ट्राई करके देखना, हार्डली 3 या 4 स्टेप है और ऑलमोस्ट सारी चीज हमने डिस्कस की है इसके अंदर। सिमिलरली आप मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशंस थी उनका यूज करके इक्वेशन बना सकते हो, एक्स वाई वाली बना सकते हैं और जेड वाली भी बना सकते हैं। जेड वाली मैंने मिस कर दिया कहीं, ओके जरूरत नहीं होगी इसकी, आई थिंक तभी मैंने लिखा। जो एक कंपोनेंट और था हमारा इक्वेशन का वो भी आप सोल्व कर सकते हो। आई थिंक उससे हमें सेम ही आइडेंटिटी मिलती है, इसलिए मैंने लिखा। तो ये जो हमारी इक्वेशंस है उनका यूज करके हम कुछ सेट ऑफ इक्वेशन निकालते हैं, जिनको एक हमारी ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन। एक बार इसी पे फोकस करते हैं। तो जैसे पहले हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले थे ना, सेम वे से अब निकालते हैं। तो सेम ही चीज करना है, पहले आप दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, ये आर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा ना, यू विल गेट ए सॉरी ऑर्डर मैंने डिफरेंट बोल दिया। पहले वाले केस में इन्होंने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट कैंसिल आउट किया है और दूसरे केस में रिफ्लेक्टेड करेंगे। सो विल गेट द रिलेशन बिटवीन E0R, E0I, E0T एंड E0, यानी हम रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट एम्पलीट्यूड उनके बीच में रिलेशन निकाल पा रहे हैं इन टर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है, वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसमिटेड एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे। तो ये जो इक्वेशंस है इनको हम फ्रेजनल इक्वेशन बोलते हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेजनल इक्वेशन के नाम से आता है तो ये मत सोचना कि कभी सुना नहीं, सिंपली हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ही निकाल रहे हैं। बाकी 2 इक्वेशन और भी होती है फ्रेजनल की, जो हम परपेंडिकुलर केस के लिए निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर केस कौन सा, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ओके, तो वो आप ट्राई कर सकते हो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट। तो अब यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ब्रेवेस्टर्स लॉ जो है वो हमारा यहीं से एक्सट्रैक्ट होगा। एक तो ये देखिए कि ट्रांसमिटेड वेव जो है वो हमेशा इंसिडेंट के साथ फेज में हो। फेज में होने का मतलब कि जब जो चेंज इंसिडेंट में होगा वो चेंज ट्रांसमिटेड में भी रिफ्लेक्ट होगा। जब अपोजिट में होते हैं तो नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है। दिस इज वन ऑफ द कंक्लूजन। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो है वो फेज में भी हो सकता है और आउट ऑफ फेज भी हो सकता है। तो फेज में कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू बीटा से लार्जर हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइन रहा तभी फेज में होगा। सो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, in that case reflected component will be in phase with the incident one. अगर अल्फा लेस देन बीटा हुआ उस केस में यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि वो आउट ऑफ फेज। ओके, तो डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इन फेज होगा या आउट ऑफ फेज होगा। हमेशा ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं होती। एक जनरल स्टेटमेंट तो हम देते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है आउट ऑफ फेज होता है या 180 का फेज आ जाता है, बट ये हमेशा वैलिड नहीं है सिचुएशन। इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आप फर्दर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर आप अल्फा बीटा की डेफिनेशन रिकॉल करें तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि अल्फा जो है थीटा आई पे डिपेंड कर रहा है। थीटा टी तो थीटा आई के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी बाई कोस थीटा आई। या स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। स्नेल्स लॉ का यूज करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट अल्फा इन दिस टर्म। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस कंसीडर करूँ
तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, थीटा आई 0 हो जाएगा ना। थीटा आई 0 होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज 0, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो व्हाट विल गेट, E0R इज इक्वल टू दिस, यानी ये जो ऊपर फ्रेजनेल इक्वेशन थी इसमें अल्फा 1 पुट करोगे तो विल गेट दिस इक्वेशन। तो अगर आप रिकॉल करो तो नॉर्मल इंसिडेंस में यही इक्वेशन आई थी ना, तो वी कैन मैनेज टू गेट द सेम इक्वेशंस अगेन। तो वो हमारा एक तरह का स्पेसिफिक केस था, ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है। अगर ग्रेजिंग एंगल हुआ यानी इंटरफेस के साथ साथ मूव कर रही है तो थीटा आई 90 डिग्री हो जाएगा और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इस केस में आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर अल्फा इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, if alpha will be infinity then transmitted will be 0 and reflected will be 1। टोटल अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ट्रांसमिट कुछ भी नहीं होगा आपका। ओके, we have this situation for the no grazing incident। Let me see if you can see। उसके बाद हम फर्दर कंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेवेस्टर्स एंगल क्या था, ब्रेवेस्टर एंगल क्या था कि इसमें रिफ्लेक्शन 0 होती है ना। रिफ्लेक्शन 0 भी कब होती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हो तब, और हम वही तो कंसीडर करते आ रहे हैं। ये जो दो फ्रेजनेल इक्वेशन लिखी है उसी के लिए लिखी है हमने कि जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में ऑसिलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेवेस्टर एंगल क्या होगा, जहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये चीज यूज करें, दैट विल बी पॉसिबल व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, है ना। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड 0 कब है, जब अल्फा और बीटा इक्वल है। अल्फा की डेफिनेशन आपने ली थी थोड़ी देर पहले, बीटा की वैल्यू हमें पता है n2/n1, है ना। तो इन दोनों का यूज करोगे तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, स्टेप ऑफ मैथमेटिक्स है, विल रीच अप टू दिस। यहाँ पे कोई नई फिजिक्स बीच में नहीं आ रही है, कोई नया मैसेज नहीं आएगा, सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। बट बाय सिंपल लॉजिक व्हाट वी कैन फिगर आउट कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट 0 कब होगा, जब इंसिडेंट एंगल एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज आवर ब्रेवेस्टर्स लॉ। ओके, सो यू कैन सी कि सिंपल बाउंड्री कंडीशन और फील्ड इक्वेशन के बेस पे हम अपने जो कंक्लूजन है वो अचीव कर पा रहे हैं, विच वाज द पर्पस ऑफ आवर डिस्कशन। तो इन स्टेप को सोल्व करके देखना है अपने थोड़ा सा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए इसमें। उसके बाद रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिखना है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, डेफिनेशन हमने पहले ही दी थी, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। हम डिफाइन कैसे कर रहे थे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, दैट दिस वाज रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी बाय इंसिडेंट वन, सेम वे से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पॉइंटिंग वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो हमने पहले डिफाइन की था ना, वो वाली चीज़ यूज़ हो रही है। तो उसका यूज़ करने पे अगर इंसिडेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो यहाँ पे कोस थीटा आई आएगा प्रोपगेशन डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी के लिए कोस थीटा आर आएगा, ट्रांसमिटेड के लिए कोस थीटा टी आएगा। वहाँ पे तो नॉर्मल इंसिडेंस था इसलिए हमने ये कोसाइन टर्म यूज़ नहीं की, बट यहाँ पर ओब्लिक इंसिडेंट है तो ये हमें यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो आपके पास तीनों इंटेंसिटी आ गई, तो इनका यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लिख सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट IR/II होगा, तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए एंड यू विल गेट द अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सिमिलरली ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट भी हम लिख सकते हैं,
सिंपल इन टर्म का यूज करके। ये जो 4 इक्वेशन है ना, ऊपर 2 फ्रेस्नेल इक्वेशन है और ये जो नीचे हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूलेशन लिखा है, इनका यूज करके हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट तो हमेशा ही ट्रू रहेगी, कंजर्वेशन वाली। तो ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होगा। ओके, एक पार्टिकुलर एंगल आएगा जहां पर रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ट्रांसमिटेड के लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी, है ना, बस 90 डिग्री पे वो 0 होगा, राइट। कुछ एंगल ऐसे होंगे जहां पर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये कुछ इसका ग्राफिकल कंक्लूजन है। रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की टर्म में भी आप ग्राफ बना सकते हो, इट विल लुक लाइक समथिंग दिस। यहाँ पर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट काफ़ी हाई होता है, मोस्टली ज़्यादा होता है अगर आप ग्लास प्लेट भी लो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यूजली कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। और ये एक पार्टिकुलर एंगल जो ब्रूवेस्टर्स एंगल है वहाँ पे 0 हो जाएगा। एक तरह से ऊपर वाले ग्राफ को नीचे ही रिप्रेजेंट किया है, और कुछ नहीं। बट स्क्वायर टर्म आ गई थी तो इसलिए वो नेगेटिव वाली चीज़ें अब नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ये देख सकते हो ऊपर वाले ग्राफ में कि जो ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट है, एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी हमेशा फेज में। लेकिन रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जो है वो कुछ देर के लिए तो नेगेटिव है, यानी आउट ऑफ फेज है, और कुछ एंगल के लिए वो इन फेज है। जो हमने डिस्कस किया था ना कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट हमेशा आउट ऑफ फेज या इन फेज नहीं होता। इट डिपेंड्स कि अल्फा की वैल्यू अगर बीटा से ज़्यादा है तब तो वो आउट ऑफ फेज होगा, अदरवाइज वो इन फेज होगा। ओके, तो ये कुछ कंक्लूजन आप इससे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो विद दिस वी कैन कंक्लूड अवर चैप्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था। जो लास्ट 2 डिस्कशन है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके फील्ड इक्वेशन लिखना है, बाउंड्री कंडीशन समझना, और उनके बेस पे जो हम बेसिक लॉज ड्राइव कर पा रहे हैं उनको समझना। So I'll not ask for question क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। आप पढ़ के देखिएगा इसको, और इन केस अगर कोई डाउट हुआ तो सिर्फ वही स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप करेंगे जिनका डाउट। क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होगी। ओके, सो जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट है वो रुक सकते हैं अभी, बाकी क्लास लीव कर सकते हैं।